नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गुजरानिया। अधिगम के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन B.F. स्किनर के द्वारा किया गया था। B.F. स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। B.F. स्किनर की यह पुस्तक है। इस पुस्तक में ही इन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन किया था। इस सिद्धांत को कई उपनामों से जाना जाता है। क्या क्या उपनाम है इस सिद्धांत के? सबसे पहला नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत में प्राणी को सक्रिय रहकर सीखना होता है, इसलिए इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अगला है साधक अनुबंधन सिद्धांत। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सिद्धांत में प्राणी को अपने व्यवहार को नियंत्रित करना होता है, अपने व्यवहार को शेप देना होता है, इसलिए इस सिद्धांत को साधक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, क्योंकि यह यांत्रिक रूप से सीखने की व्याख्या करता है, इसीलिए इसे यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। पांचवा प्रतिबद्ध कार्यात्मक अनुबंधन भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। सकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। यहाँ मैं बता दूं कि पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हल के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर है सकारात्मक पुनर्बलन सिद्धांत, ये B.F. स्किनर का है। B.F. स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया है। इस सिद्धांत को RS थ्योरी यानी रेस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, यानी अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में अनुक्रिया पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ना कि उद्दीपक पर। और अनुक्रिया पहले होती है, उद्दीपक बाद में आता है। तो यह थॉर्नडाइक के SR का विपरीत हुआ। RS थ्योरी के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। स्किनर का मानना है कि प्राणी को क्रिया करते रहना चाहिए। देखिए, रेस्पॉन्स पर ही सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। स्किनर कहते हैं कि प्राणी को क्रिया करते रहना चाहिए, और जब प्राणी किसी क्रिया को करता है तो उसके बाद जब उसे पुनर्बलन मिलता है तो इस पुनर्बलन से उस क्रिया को करने की गति और तीव्र हो जाती है। यानी केंद्रीय भाव यह है सिद्धांत का कि प्राणी जो भी क्रिया करे उसे पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए, और उस पुनर्बलन के कारण उस क्रिया को करने की तीव्रता बढ़ जाती है और प्राणी उस चीज़ को सीख जाता है। यह केंद्रीय भाव है इस सिद्धांत का। आगे हम देखते हैं कि स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए हैं। स्किनर ने बताया कि प्राणी जो व्यवहार करता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1, अनुक्रियात्मक या प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। स्किनर ने कहा कि इस प्रकार के व्यवहार को करने के लिए प्राणी बाध्य होता है, यानी उसके सामने जब उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह अनुक्रिया करेगा ही। जैसे पिन चुभने पर हाथ हटा लेना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना, गर्म भगोनी को हाथ लग जाने पर तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेना। थॉर्नडाइक, पावलोव, ये सब इसी प्रकार के अनुक्रियात्मक व्यवहार की बात करते हैं। स्किनर ने अनुक्रियात्मक या प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को सीखना नहीं माना। दूसरे प्रकार का व्यवहार है क्रिया प्रसूत व्यवहार। स्किनर बताते हैं कि ऐसा व्यवहार जिसमें अधिगमकर्ता क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है, अर्थात अपनी स्वयं की इच्छा से व्यवहार करता है, वह बाध्य होकर क्रिया नहीं करता, वो उद्दीपक के कारण क्रिया नहीं करता, बल्कि वो क्रिया करता है तब जाकर उसके सामने उद्दीपक उपस्थित होता है।
आगे हम प्रयोग में देखेंगे कि जैसे चूहे द्वारा लीवर दबाना, स्किनर के सिद्धांत में चूहे द्वारा लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है वह स्वयं की इच्छा से या स्वतंत्र रूप से की गई अनुक्रिया है, और जब प्राणी अपने कार्य के लिए स्वतंत्र होता है, बिना दबाव के स्वयं की इच्छा से कोई व्यवहार करता है, तो उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। और इस क्रिया प्रसूत व्यवहार को ही बीएफ स्किनर के द्वारा अधिगम कहा गया है। अब देखिएगा कि स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया वो चूहों और कबूतरों पर किया। सबसे पहले उन्होंने कबूतर लिया और उसके आँखों पर टॉर्च का प्रकाश डाला। जैसे ही कबूतर की आँखों पर टॉर्च का प्रकाश पड़ता, कबूतर दूसरी तरफ गर्दन घुमा लेता, और इस क्रिया को बार बार करने से कबूतर प्रकाश पड़ने पर दूसरी ओर गर्दन घुमाना सीख गया। और स्किनर ने बताया कि यह अनुक्रियात्मक व्यवहार है, क्योंकि यहाँ टॉर्च का प्रकाश उद्दीपक है और कबूतर का गर्दन घुमा लेना अनुक्रिया है। चूँकि यह बाध्य है करने के लिए, इसीलिए इस व्यवहार को कहेंगे अनुक्रियात्मक या प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। अपना दूसरा प्रयोग उन्होंने चूहे पर किया। उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया, उसमें एक चूहा रख दिया और भोजन की व्यवस्था इस तरह से की गई कि चूहे को भोजन नहीं दिखता था। चूहे ने फिर भी भूख लगने पर लीवर को दबाया और उसमें पुनर्बलन स्वरूप भोजन के दाने आकर गिर गए, जिससे लीवर दबाने की वह अनुक्रिया पुनर्बलित हो गई और चूहा लीवर दबाना सीख गया या लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख गया। अपने सिद्धांत में उन्होंने बताया कि यदि प्राणी की क्रिया प्रसूत व्यवहार, अर्थात वह व्यवहार जिसे वह स्वतंत्र होकर करता है, यदि उसे कोई पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी उस व्यवहार को बार बार दोहराता रहता है और इस तरह वह व्यवहार स्थायी व्यवहार में बदल जाता है। तो सीधी सी बात याद रखिए, प्राणी क्रिया करेगा, उसे पुनर्बलन मिलेगा और वही चीज़ अधिगम में बदल जाएगी। तो सबसे मूल चीज़ है पुनर्बलन का दिया जाना, यानी क्रिया के बदले पुनर्बलन दिया जाना ही इस सिद्धांत का मूल बात है। आगे हम देखते हैं कि एक शब्द आएगा शेपिंग प्रविधि या शेपिंग मेथड। जब भी शेपिंग शब्द आता है तो आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ही लगाना है। क्या होता है शेपिंग? कि व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर अगर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाए तो इस क्रिया को शेपिंग कहा जाता है। प्राणी कोई व्यवहार करता है और आपको उस व्यवहार को एक खास लक्ष्य की ओर ले जाना है, तो आप धीरे धीरे उसे पुनर्बलन प्रदान करें और उसके व्यवहार को उस ओर मोड़ते चले जाएं। अगर इस तरह से आप उसके व्यवहार को बदल रहे हैं तो आप व्यवहार की शेपिंग कर रहे हैं, क्रियाओं की शेपिंग कर रहे हैं। शेपिंग प्रविधि को क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहा जाता है। ये बिल्कुल इस तरह से है कि आप बालक की प्रत्येक क्रिया के बाद उसे पुनर्बलन देते चले जाते हैं और उस पुनर्बलन को पाकर उसके क्रिया करने की प्रवृत्ति, क्रिया करने की आवृत्ति लगातार बढ़ती जाती है और वह उस कार्य में कुशल हो जाता है, दक्ष हो जाता है। इसे कहते हैं शेपिंग मेथड। अपने प्रयोगों से, अपने सिद्धांत से स्किनर ने दो तरह के निष्कर्ष निकाले, दो बातों पर वो पहुंचा। पहली चीज, किसी भी अनुक्रिया के लिए बाहरी उद्दीपक आवश्यक नहीं है। आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ें, बाहरी उद्दीपक आवश्यक है। आप पावलोव का सिद्धांत पढ़ें, बाहरी उद्दीपक आवश्यक है। किंतु स्किनर कहते हैं कि अनुक्रिया के लिए बाहरी उद्दीपक आवश्यक नहीं है। यदि क्रिया के पश्चात कोई बल देने वाला उद्दीपक प्राप्त हो जाता है तो उस क्रिया की पुनरावृत्ति कराई जा सकती है। जैसे चूहे द्वारा लीवर दबाने के बाद भोजन प्राप्त होने पर
लीवर दबाने की क्रिया का बलवती होना। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि अधिगमकर्ता अधिगम की प्रक्रिया में क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। देखिए, क्रिया प्रसूत व्यवहार की बात की जा रही है कि अधिगमकर्ता अधिगम की प्रक्रिया में क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि बाध्य करके क्रिया तो कराई जा सकती है किंतु सिखाया नहीं जा सकता। अगर हम किसी को बाध्य करें तो वह क्रिया तो कर देगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसे अधिगम भी हो। अब देखिए, अपने प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने पुनर्बलन को जन्म दिया और उसने कई तरह के पुनर्बलन बताए हैं। जैसे एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को प्रत्येक 10 अनुक्रियाओं के बाद अगर पुनर्बलन देता है तो वह कहलाएगा निश्चित अनुपात पुनर्बलन। एक निश्चित अनुपात के बाद वो पुनर्बलन दे रहा है। अगर एक अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक 10 अनुक्रियाओं के दौरान पुनर्बलन देता है, मतलब अनुक्रियाएं भी चलती रहे और पुनर्बलन भी साथ साथ चलता रहे, तो उसे कहेंगे परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन, दौरान दिया जाने वाला। इसी प्रकार अगर अध्यापक अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक 10 मिनट के बाद पुनर्बलन देता है, देखिए यहाँ पर समय आ गया है, तो इसे कहेंगे निश्चित अंतराल पुनर्बलन। इसी प्रकार अगर अध्यापक अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक 10 मिनट के दौरान यदि पुनर्बलन देता है तो यह परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन के नाम से जाना जाता है। और अंतिम है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक क्रिया के बाद अगर पुनर्बलन देता है तो इसे सतत पुनर्बलन के नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्रकार स्किनर ने पुनर्बलन के बताए हैं। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत के शिक्षा जगत में क्या महत्व है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है। हम जो चेंज बालक के बिहेवियर में लाना चाहते हैं वो इस सिद्धांत के माध्यम से किया जा सकता है। चाहे जितने भी अधिगम के सिद्धांत हों, उनमें सर्वाधिक अभिप्रेरणा पर, पुनर्बलन पर जो बल दिया गया है वो स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। अगर इस सिद्धांत में पुनर्बलन ना हो तो यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। तो अपने सिद्धांतों में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया है स्किनर ने। चूंकि बालक स्वयं करके सीख सकता है, उसे किसी बाह्य उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यह सिद्धांत अध्यापकों की कमी को पूरा करता है, क्योंकि बालक स्वयं बिना अध्यापक के भी इस सिद्धांत के अनुसार सीख सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें बालक स्वयं क्रिया करता है और इसके सभी भाग रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, ये सब इसी सिद्धांत की देन है। अभिक्रमित अनुदेशन के जनक भी B.F. स्किनर ही थे। पत्राचार पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब इसी सिद्धांत पर बेस्ड हैं। जितनी भी शिक्षण मशीनें बनी हैं, कंप्यूटर है, आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये सब यांत्रिक अधिगम को ही बता रहा है। ये सब कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, CAI है। और इस तरह आपको सीखने के लिए किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। प्रोग्राम की आवश्यकता है किंतु उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर वो प्रोग्राम बना दिया गया है, फिर अधिगम करता जितनी बार चाहे उस क्रिया को दोहरा सकता है और स्वयं ही सीख सकता है। और इस तरह इस सिद्धांत को स्किनर के द्वारा अधिगम में बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सब आप देख रहे थे NR गुजरानिया के द्वारा। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।